हेलो गाइस, मैं रविनेश भैया आपके लिए लेकर आए हैं 2025 के मेंस के जो हम पेपर्स डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे, आपको याद हो तो उसमें हम आज लेकर मैं आपके लिए आया हूँ इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज आपके लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग के कुल मिला के 10 क्वेश्चन आए थे अभी तक, मतलब 10 पेपर के हिसाब से जब मैंने निकाला उनको। और पहला सवाल हमने ये निकाला है। इसमें क्या है? इसमें बोला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग। जिसका लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था ज्योमेट्री और शेप को लेकर, बट ज्योमेट्री और शेप एनसीईआरटी के हिसाब से सिमिलर चीज़ ही है। तो अब इसमें से कितनों का लीनियर है जी ज्योमेट्री जो है? तो वो क्या है? SO2 देखे तो SO2 का तो जी ध्यान से सोचो तो SO2 की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है। ये तो नहीं है जी लीनियर। BeCl2 की स्ट्रक्चर देखें तो जी ये लीनियर होता है, करेक्ट। BeCl2 एक तो हो गया, देखो मैं उस पर टिक लगाता जा रहा हूँ जो लीनियर दिख रहा है हमें। CO2 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो CO2 भी लीनियर होता है, करेक्ट। CO2 भी है। N3 की स्ट्रक्चर भी लीनियर सी ही होती है, ऐसा कुछ। ये भी लीनियर स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद NO2 में दिक्कत यह है कि जी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण NO2 के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण ये लीनियर नहीं हो पाता। तो NO2 तो जी नहीं है। OF2 अगेन OH2 की तरह होगा, OF2 भी नहीं होगा, ठीक है। ये F2O जो बोलो। EgF2 और I3- का सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है। कैसे? EgF2 के पास कितने जी? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 4 5 6 7 8, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। Ex का देखेंगे तो हम लोन पेयर हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन में और एक्सियल प्लेन में होंगे जी 2 फ्लोरीन, ऐसा कुछ। जो शेप है वो लीनियर ही है, जो ज्योमेट्री है इसकी। तो EgF2 भी लीनियर ही है। सिमिलरली I3- का होता है, एग्जैक्टली सेम I3- का होता है, ठीक है। अब NO2+ का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जी, ये लीनियर है। O3 ओजोन में थोड़ा सा बेंड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर थोड़ा बेंड होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, जो बीच वाला ऑक्सीजन है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो BeCl2, CO2, N3-, EgF2, NO2+ और I3-। EgO2 और I3- का एग्जैक्टली सेम हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर होता है। तो ये 6, बस I3- में ध्यान रखना, ये तीनों I हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? हमने किया था ना I3- और EgF2 के I3- में सेंट्रल एटम पे I- लिखते हैं और इधर I और इधर I लगा देते हैं, ये Ex की तरह बन जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज था I, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया तो 8 हो गए। तो सेम स्ट्रक्चर होता है। ये तो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं ये चीज़, ओके। तो ये 6 जो हो गए स्ट्रक्चर हो गए जो कि लीनियर शेप के हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 6 शुड बी योर आंसर। बाकी स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल पे आते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं क्योंकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर में तो हम क्वेश्चन पढ़ते और आंसर ही मार्क करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल। और ये सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। अब डाइपोल में जो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना था, देखो थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता है जी कि CH-Cl3 की डाइपोल काफ़ी ज़्यादा होती थी, CCl4 की ऑलमोस्ट 0 होती है डाइपोल, CH4 की 0 होती है, HBr, HF, OH2 इन सब की बॉन्ड जो डाइपोल वैल्यू होती है कितनी होती है, थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है क्लास में। बट अगर किसी ने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए, तो उसमें ये टेबल है 4.5, उसमें इन्होंने सबकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज दे रखी हैं। देखो अगर हम इस टेबल के हिसाब से चेक करें कि जी कौन सा ऑप्शन है, तो क्योंकि हमें याद था CH-Cl3 का, देखो 1.04, CH-Cl3 का कितना है जी 1.04। अच्छा H2S का देखा जाए, H2S का अगर हम देखें, यहीं पे लिखा होगा वैल्यू कहीं, H2S का करेक्ट 0.95, ये H2S का है। HBr का अगर हम देखें 0.79, और अगर हम NF3 का देखें, NF3 की वैल्यू है
NF3 का है 0.23, सब टेबल में गिवन है। तो देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसको सेट करना है, तो ये CH का सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2S, फिर HBr, फिर NF3, तो ये होगा। ठीक है, NF3 का कम क्यों होता है, थोड़ा आइडिया है हमें NF3 का ना, कम क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लोरीन इस साइड अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, बट इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसका मूवमेंट इधर होता है, तो थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा होता है इसमें, इसलिए 0.23 होता है ये NF3 का। याद करो, किया था हमने, है ना, इसलिए इसका थोड़ा कम हो जाता है। बाकी तो देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा नहीं सोच सकते, थोड़ा आइडिया हम जरूर ले सकते हैं कि हाँ जी किसका ज़्यादा किसका कम होना चाहिए, एग्जैक्टली कितना आएगा कितना है ये तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल था जिसका आंसर होगा 3। आइए जी नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू H2O, NH3 एंड CH4। यार H2O, NH3 और CH4 के बारे में हमें पूछा गया है, हमें चलो आता तो है इन सबके, हमने हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ देखा है। बोला है द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा जी, H2O जरा देखा जाए, H2O याद तो सबको ही होगा, हम फालतू में देख रहे हैं वैसे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, sp3 होगा। NH3 सब सेम फैमिली की हाइब्रिडाइजेशन थी, हम एक साथ टेबल में लिखते थे, याद करो क्लास में, है ना, तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिखते थे बिल्कुल, इनफैक्ट यही तीनों एग्जाम्पल लेते थे। और अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा किसी ने तो उसमें भी ये तीनों एग्जाम्पल है, और सबके बॉन्ड एंगल के बारे में भी दिया हुआ है, सबके बॉन्ड एंगल के बारे में बताया, और तभी बताया है कि जी एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज होता है, 2 लोन पेयर आता है बॉन्ड एंगल और ज़्यादा चेंज होता है। याद करो ये बता रखा है एनसीईआरटी में, एंगल के साथ दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों की sp3 होगी, ये बात तो सही है, द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगला सवाल, HOH, HNH एंड HCH एंगल, देखो आ गया एंगल की बात, मैं बोल ही रहा था एनसीईआरटी का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठा के पूछा है कि एंगल जो है H2O का 104.5, 107.5, 109.5 ऐसी तो था, याद है, दो डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि CH4 में कोई लोन पेयर नहीं था, इसमें एक लोन पेयर, जैसे लोन पेयर आएगा ये एंगल जो होगा ये थीटा एंगल था, ये मान लो फाई है, तो फाई जो होगा वो लेस देन थीटा, क्यों, क्योंकि ये आसपास चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिपल करता है। याद करो पढ़ा था, लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है ना, तो ये चिपक के और 2 लोन पेयर आ गए जी, लो और दिक्कत, तो ये एंगल जो है बीटा ये तो और कम होगा, किससे, फाई से भी कम होगा, है ना। तो उसी तरीके से एंगल हुआ, देखो 104.5, 107.5, 109, ऑलमोस्ट यही वैल्यूज एनसीईआरटी में गिवन है ऑलरेडी, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब सी को देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4 and H2O, ये तो हम बिना डेटा देखे भी देख सकते हैं, क्योंकि CH4 का तो 0 ही होता है जी, खत्म, डाइपोल ही 0 होता है इसका। NH3 का देखा जाए तो एक लोन पेयर है और N और H के बीच का डाइपोल है, H2O का देखा जाए तो O और H के बीच का डाइपोल है। अगर तुम्हें वैल्यूज चेक करना है, वैल्यूज यहां से भी चेक कर सकते हो। NH3 की जो वैल्यू दे रखी है वो है, NH3 की डाइपोल मोमेंट दे रखी है 1.47, NH3 की जो दे रखी है वो है 1.47, और H2O की जो डाइपोल मोमेंट दे रखी है वो है 1.85, दिस इज 1.85। अगर इसकी फीलिंग लेनी है तो वही है कि O और H की जो डाइपोल मोमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, प्लस लोन पेयर के कारण जो नेट डाइपोल आता है वो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है, 1.85 आती है। तो H2O की क्लियरली ज़्यादा है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज H2O का सबसे ज़्यादा, करेक्ट, फिर NH3 का CH4 का 0 लिख दिया था मैंने, तो ये भी सही है जी, बिल्कुल 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अच्छा आगे देखते हैं, बोथ H2 and NH3 आर लुईस एसिड एंड CH4 इज अ लुईस बेस। नहीं, NH3 के पास लोन पेयर है, अगर कोई बेस है तो वो NH3 है, CH4 कहां से बेस हो जाएगा, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं मान सकता मैं। 5th, अ सॉल्यूशन ऑफ NH3 and H2O इज बेसिक, सही बात है। इन दिस सॉल्यूशन NH3 and H2O एक्ट्स एज एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली, यानी NH3 को बोला है एसिड और इसको बोला है बेस। नहीं, उल्टा हो सकता है, H2O बिहेव एज एन एसिड, क्योंकि H2O से H+ निकल के NH3 के पास जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि जी NH3 को एसिड बना दिया, H2O को बेस बना दिया, उल्टी कहानी कर दी है, ये भी गलत हो गया। आधी दूर तक सही आया था ये, बट ऐसे गलत हो गया। तो ABC दिख रहा है मुझे करेक्ट, यानी कि 3rd ABC, ये सेकंड सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
Next is, which of the following linear combination of atomic orbital will lead to the formation of molecular orbital in homonuclear diatomic molecules? बहुत टेक्निकल हो गया, यहां देख लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इन जेड डायरेक्शन, जिसमें जेड डायरेक्शन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बॉन्ड बन रहा हो। तो जी जेड और एक्स है ना, ये कहां से एक्स वाई, ये तो नहीं बिल्कुल, जेड और एक्सिस को ये देखो, ये दिख रहा है मुझे बढ़िया, एस और पी जेड नहीं, ये तो एस वाला तो सर्कुलर ही होगा और जेड वाला इधर होगा, बिल्कुल है ना, ये सही दिख रहा है इसमें, क्योंकि बाकी सब में एक्स या वाई या जेड, एक्स या वाई आ ही रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ एस, जो कि तीनों डायरेक्शन में होता है इसका, ये सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पे होगा डी, ये सिर्फ डी ओनली, ऑप्शन इज 2, 4 का ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 5th, given below are 2 statements. Experimentally determined oxygen bond length in the O3 are found to be same as bond length is greater than that of O2. अच्छा, but less than that of O. अब बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जी O3 की जो बॉन्ड लेंथ होती है फाउंड टू बी सेम, एंड जो O3 में बॉन्ड लेंथ होती है, जैसे O3 का स्ट्रक्चर देखो ऐसे, ठीक है, O3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ये है, बट इसमें ना बेटा रेजोनेंस हो रहा होता है ना, ये यहां जाएगा, ये टूट के यहां आएगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनेगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बन जाएगा। तो अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं इन दोनों को मिला के, तो ये ऐसे ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह डबल और एक जगह सिंगल है। अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के देखूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये O और O के बीच में कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, और उतने ही देरी के लिए इस दोनों O के बीच में भी डबल और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 इज फाउंड टू बी सेम, यानी कि ये जो बॉन्ड आपस में, मान लो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है एक्स और वाई है मान लो, बट ये दोनों क्या है, सेम है, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है वैसा है नहीं, ये डबल और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बट वो ऐसे है, स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर हमसे बोला जाता कि भैया क्या डबल और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन यहां पे डबल सिंगल है नहीं ना यार, है तो ऐसे, बात समझ आ रही है, ये डबल और सिंगल नहीं है, ये पार्शियल बॉन्ड्स हैं, दोनों के बीच रेजोनेंस हो रहा है यहां पे। तो बोला है कि एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड ऑक्सीजन का जो दोनों बॉन्ड होता है वो सेम होते हैं, वो इसलिए सेम होता है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा होता है। अच्छा, एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O2, और बोला है कि O2 से, यानी O डबल बॉन्ड O से ज्यादा होता है इसका। अब से देखो कैसे देखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है जी, 2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर तुम देखोगे तो क्या आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड है और 2 पोजीशन के बीच में जाना है उसको, 1.5, एक का 1.5 आ रहा है और एक का 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका 2 है तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, याद करो, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना पास होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो इन्होंने बोला है कि बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट इन O2, करेक्ट बात, ठीक है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा यहां, इसका बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ O3 विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ O2, ये बात तो सही है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर O3 और बॉन्ड ऑर्डर O2 का देखें तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ O3 का ज्यादा है, तो ये बात तो सही बोल रहा है ये, ठीक है ना। बट लेस देन दैट ऑफ सिंगल, हाँ सिंगल बॉन्ड O में तो 1 है ना, अगर हम O की बॉन्ड की बात करें तो इसका 1 है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 1, और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो 1.5 ज्यादा है ना, तो फिर तो छोटा होगा इसका बॉन्ड लेंथ, है ना, और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बट लेस देन दैट ऑफ O, ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 तो बहुत ही बढ़िया लिखा और तो सही लिखा है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं।
The strong lone pair repulsion between oxygen is solely responsible for the fact that bond length in ozone is smaller than that of O2. अरे ये तो गलत बात है ना भाई, बट मोर देन O2. अब बोला है कि बॉन्ड लेंथ जो O2 का है उससे स्मॉल होता है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉलर. बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड O. अरे ये देखो ना क्या लिख दिया, solely responsible to the fact that bond length in ozone is smaller than the bond length of O2 but more than that of single bond. तो उल्टा ही लिख दिया है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड लेंथ जो होता है O2 का, मैंने सब कुछ बता दिया. O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 1.5 है. तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी ना ज़्यादा होगी, ठीक है. और रीज़न भी मैंने बता दिया. क्या रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि लोन पेयर. रीज़न तो ये है कि रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें. इसकी रेजोनेंस के कारण, इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है उसके कारण इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, 1.5. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगी, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गई, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी. क्योंकि अब ये बात तो फैक्ट है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ. ये हमने पहले पढ़ा भी है क्लास में, ठीक है. स्टेटमेंट 1 तो सही है बट 2 गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स. ये 5 का आंसर होगा 4, ठीक है. आई होप समझा पाया हूँगा मैं ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर n is the number of lone pair of electrons present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3. ClF3 का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर पहले बनाया जाए. ClF3 में 3 फ्लोरीन डालना है जी. पहले तो मैं रैंडमली देखता हूँ, 3 फ्लोरीन डालना है, बच गए 2 लोन पेयर ऐसे. तो अब अगर 2 लोन पेयर डालने हैं तो हम 2 लोन पेयर डालेंगे जी कहाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे. क्यों भैया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होती है, ठीक है. ऑफ कोर्स ये जो लोन पेयर के कारण थोड़ा सा बॉन्ड इधर आ जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बेंट टी शेप या एरो शेप स्ट्रक्चर होगा इसका, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बोला है कि क्या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 के जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर हैं. अच्छा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, इक्वेटोरियल पोजीशन ये तीनों है, इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2. तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2. n इज इक्वल टू 2 हो गया. अच्छा, बोला है द आयंस ऑफ द फॉलोइंग विथ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इनमें से कौन सा आयन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n है. घुमा के, मतलब बात तो सेम ही है, मतलब 2 कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करी थी. वैसे तो मतलब लैंग्वेज देखो तो आसान सा क्वेश्चन है, इससे हमने n निकाल दिया. इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर. अब हमें देखना है कि इन सारे आयंस में से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. वेनेडियम से स्टार्ट करते हैं. V+3 इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसका जो जैसे वेनेडियम का अगर हम देखें तो वो होता है S2D3, 4s2 3d3, ठीक है. हाँ, और अगर हम V+3 देखें तो D2 पे आ जाएंगे, ठीक है. D2 का स्ट्रक्चर का मतलब है d ऑर्बिटल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अनपेयर्ड ऑफ कोर्स. तो ये तो है बिल्कुल सही, ये तो करेक्ट है. Ti+3 देखते हैं जी, पहले Ti का देखते हैं. S2D2, Ti+2 भी है क्वेश्चन में, दोनों का देख लेता हूँ मैं. Ti+2 बनाता हूँ पहले. Ti+2 का S2 हो जाएगा, Ti+2 में हो जाएगा D2. ये 4s2 3d2 है ना, आउटर मोस्ट से निकलेगा 4s 3d2, तो D2 तो सेम हो जाएगा. तो Ti2+B सही है. Ti2+ सही है तो Ti+3 तो नहीं होगा क्योंकि ये D1 होगा. D1 में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता. Cu+2 देख लेते हैं जी, आ जाओ. कॉपर, S1D10, ठीक है, S1D10. अब इसमें अगर हम Cu+2 डालें तो दिस विल बी व्हाट, D9 आई गेस. यस, D9 में अगर हम देखें
तो D9 में अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 6 कर दिया, मैं 5 बनाना था। तो D9 बनाना है हमें, है ना। पहले तो D के ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9। तो देख लो D9 में 1 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये तो जी नहीं है। Ni+2, Ni का देखते हैं। Ni इज S2D8, ठीक है। और Ni+2 का मैं बात करूं, इट इज D8, ठीक है। D8 यानी कि, फिर से बनाते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये भी सही है, ठीक है। तो A, D एंड E ये 3 दिख रहे हैं मुझे सही। इसका आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 3 होगा। समझ में आ रही बात? सबका मैंने बना के देखा, देख लो, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया तुम्हें कि कहाँ पे प्लस किसके +2 किसके +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 2 क्यों चाहिए थे? याद करो, N=2 निकाला था, E2 कहाँ से निकाला था? इक्विटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर। यही सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 7th, द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंटिंग है, दिस विल नॉट बी SbF2, दिस विल बी SbF5 जो क्वेश्चन में था। शायद टाइपिंग ने मिस्टेक कर दिया है, दिस इज SbF5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जिसका स्क्वायर पिरामिडल है। तो PCl5 तो मुझे याद ही था, PCl5 का ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होता है। ये तो बेस्ट, सबसे बड़ा एग्जांपल था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल का, जहां भी हम देखते थे PCl5। देखो, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, PCl5 तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, PCl5 नहीं हो सकता। SbF5 सेम फैमिली में आता है यार, नाइट्रोजन फैमिली में तो है, तो फिर तो ये भी नहीं हो सकता, इसका भी स्ट्रक्चर सेम ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी BrF5 और XeOF4। BrF5 और PCl5 सेम फैमिली नहीं है। BrF5 में क्या होगा? ब्रोमीन के पास जी 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और 5 और 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन क्लॉट। 6 इलेक्ट्रॉन क्लॉट कैसे एग्जिस्ट करेंगे जी? ऐसे 4 एक प्लेन में आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे होगा। अच्छा, तो फ्लोरीन कहाँ कहाँ रखोगे जी? कहीं भी रख दो, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, और ये लोन पेयर है मान लो, ऐसे। तो बन गया स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 तो सही है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। अब XeOF4 का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो Xe के साथ डबल बॉन्ड O होगा जी, 4 होंगे फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, 1 होगा लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिलिन के आउटर मोस्ट में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब कैसे एग्जिस्ट करेंगे ये? फिर से वही, ऐसे 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है फिर से। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो O होगा, अगर हमने O को ऊपर रखा है तो लोन पेयर को नीचे रखना, इनकी रिपल्सन थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी फ्लोरीन को हम यहाँ रख देते हैं, 180 डिग्री एंगल था O और F का, O और लोन पेयर का बस। अगर ये देखोगे तो ये भी तो वही है, स्क्वायर पिरामिडल, बहुत आसान है ये भी। XeOF4 ये भी स्क्वायर पिरामिडल, तो यानी कि ये तो सही लग रहा है दोनों, क्योंकि BrF5 भी था और XeOF4 भी था। इसमें तो फिर से PCl5 आ गया यार, ये तो ऐसे देख के कैंसिल कर दो। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, वैसे हमें सॉल्व करना पड़ा, बट तुम अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत जल्दी कर सकता था। PCl5 देखता, ये 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए थे। SbF5 उसी फैमिली का है, ये भी ऑप्शन खत्म, जो एक ऑप्शन बच गया वो हमारा आंसर था। ऐसे होता जल्दी, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2- इन बेस्ड ऑन लुईस थ्योरी इज। NO2- का स्ट्रक्चर बनाओ। ये तो पता नहीं सवाल ही क्यों पूछा इन्होंने, चलो पूछ दिया है तो हम बता देंगे, हमें तो फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं और क्या। ये हो गया NO2- ओके, 2 लोन पेयर दे दो,
ठीक है, अब जी इन्होंने बोला है कि कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, गिनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, जितने डॉट्स बना रखे हैं मैंने वो नॉन बॉन्ड, बाकी तो बॉन्ड बना हुआ है। टोटल कितने हो गए 12, तो एज 12, 8 भी हो गया। इतना आसान सा सवाल आया था, बताओ, सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर बनाना था। ये तो और भी आसान है। ठीक है जी, क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब सॉर्ट ऑफ ये तुम पीरियोडिक पे भी सोच सकते हो इसको, बट ठीक है हमने केमिकल बॉन्डिंग में रख लिया। तो अब इसमें क्या है कि हमने बता दिया है जी ई कोई एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, चलो जी मान लिया आयनाइजेशन पे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी दे रखी है। बोला है कि ई जो है वो रिएक्ट करता है ए बी सी डी से, सबसे रिएक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबकी दे रखी है। और तुम देखो ध्यान से, तो ए बी सी डी सब में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ए में ऐड कर रहे हो तो भी रिलीज हो रही है, बी में ऐड कर रहे हैं तो भी रिलीज हो रही है, सी और डी में ऐड कर रहे हैं तो भी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये सॉर्ट ऑफ नॉन मेटेलिक नेचर शो कर रहा है ना। सोचो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एनर्जी रिलीज ही होगी ना। तो ये सॉर्ट ऑफ नॉन मेटेलिक नेचर शो कर रहा है, और ई सॉर्ट ऑफ मेटेलिक नेचर शो कर रहा है। तो ई ए, ई बी, ई सी या ई डी जो भी बन रहा होगा वो आयनिक सा बॉन्ड बन रहा होगा। और बोल ही दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ई ए, ई बी, ई सी, ई डी इन टर्म्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज, किसकी आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे अच्छा नॉन मेटल और सबसे अच्छा मेटल, मेटल तो सेम है सब में ई है, नॉन मेटल ही तो डिफरेंट है एबीसीडी। तो ये बताओ ना एबीसीडी में सबसे बढ़िया नॉन मेटल कौन सा है? सबसे बढ़िया नॉन मेटल वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने खूब सारी एनर्जी रिलीज होना चाहिए। कौन सा है भाई सबसे ज्यादा? ये देखो 349। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका जी? ई बी, फिर ई ए, फिर ई सी और फिर ई डी, ये तो होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में रिलीज हुआ ना, देखो ना ई बी, और ऑप्शन है कैसा ई बी, ई ए, ई सी, ई डी, हाँ ये है पहला, देखो ठीक है ना। वही एनर्जी देखा 349 बी, फिर 328 ए, फिर 325 सी, फिर 295 डी। बस ऐसे ही करना था इस सवाल को, इतना सिंपल सा सवाल था ये, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। ओके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग का। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है मॉलिक्यूल्स ओबीइंग ऑक्टेट रूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। चलो पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल। यार NO और NO2 का तो ऑक्टेट रूल पूरा ही नहीं होता है क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। याद करो NO2 का स्ट्रक्चर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, ये था NO2 का स्ट्रक्चर। ऑक्टेट पूरा नहीं होता, कैसे पता भैया? नाइट्रोजन देखो 1 2 2 4 2 6, 3 तो बॉन्ड बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गया और एक ये 7, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ये। तो ये ए का ये तो नहीं हो सकता, पहला वाला तो नहीं हो सकता। BCl3 याद करो, BCl3 का तो हमें एग्जांपल ही पता है। BCl3 का एग्जांपल ऐसे होता है, और इसमें बोरॉन की ऑक्टेट पूरी नहीं होती। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास? सिर्फ 6, 3 बॉन्ड बने, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ऐसे ही है। तो ये भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। अगर मैं H2SO4 की बात करूं और PCl5 की बात करूं, ये तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे जी? PCl5 का एग्जांपल ले लो, मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। ये था PCl5, देखो 5 बॉन्ड बने हैं, फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं उसके आसपास, ये तो नहीं। तो ये जो है, जो थर्ड है वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट का, 3 का तो डी होगा। ठीक है, अगर तुम चेक करोगे ना, ठीक 3 का डी इसी ऑप्शन में है बस, और किसी में है भी नहीं। ठीक है, तो वो तो वही खत्म हो गया था। चलो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ये पहला था, सी का 1 होगा, सी का 1 देखो करेक्ट है ना इसमें। अच्छा, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सिर्फ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड की बात नहीं कर रहा, तो ये वाला हो गया, बी का 2 देखो। मॉलिक्यूल्स विद ऑक्टेट कंप्लीट, ये देखो CO2 और CCl4, अरे CO2 का ऑक्टेट कंप्लीट, 4 बॉन्ड बने, बस 4 बॉन्ड देख लो आसपास, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इतना ही तो करना होता है, CCl4 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, सब ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि ये A का 4 करेक्ट। तो बेस्ट जो ऑप्शन पॉसिबल दिख रहा है वो है 2, और वो हमने सिर्फ D को देख के कर लिया था,
ठीक है, अगर तुमसे यहाँ आखिरी में देख लेता ना सीधा H2SO4 बस खत्म था वहीं पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो हमने की अभी केमिकल बॉन्डिंग के। इतने ही क्वेश्चन थे जो केमिकल बॉन्डिंग से आए हुए थे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें अगर कुछ आपको सजेशन लेना है, मतलब अगर आपको सजेशन देना है कि भैया थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रहा है क्लास का, या फिर किस क्वेश्चंस को मुझे और अच्छे से समझना है, आई विल ट्राई एंड फिक्स इट। ठीक है, बाकी आई होप हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। सो आप देखते रहें VMC का चैनल। मैं फिर से कोई और वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास कुछ और चैप्टर का सेम एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।